झारखंड बोर्ड क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोग का एग्जाम है सो 28 जनवरी को शुरू हो रहा है और इसी दिन खत्म हो रहा है। कहने का मतलब इसी दिन सारा एग्जाम का हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट का। तो आज हम लोग जो है सो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपका मॉडल पेपर से होने वाला है। वो सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, ठीक है। इससे पहले मैंने मैथ का वीडियो डाल दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका लाइव है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और नए बच्चे जो आए चैनल पर सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और इसी वीडियो के नीचे आपका क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करना है। मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करके क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें अपने मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6200230424। मैं आपको आपके व्हाट्सएप में ज्वाइन करा दूँगा, आपके ग्रुप में ज्वाइन करा दूँगा, ठीक है। ये 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है सो मॉडल पेपर का फ्रंट पेज आ गया। देख रहे हैं कि कक्षा 8 विषय विज्ञान, समय 1 घंटा और आपका 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यानी कि 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको अनिवार्य है बनाना, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और हर एक प्रश्न का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प रहेगा, आपको 1 सही करके आना है और गलत करने पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा, उसके लिए चिंता ना करें। ये आपका A B C D 4 कलर रहेगा। अगर आपको कोई आंसर B सही लग रहा है तो B को पूरा कलरफुल करेंगे, वो भी ब्लैक या फिर ब्लू पेन से, है ना। वो भी बॉल पेन होना चाहिए, ना कि जेल पेन, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा कलर कर देना है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं कंप्लीट जल्दी जल्दी। 50 क्वेश्चंस है, जल्दी खत्म करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में और जीवित वस्तुओं पर और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जो दिखते भी नहीं है ना, वो सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो और रिंगवर्म और हैजा और मलेरिया। तो मच्छर से फैलने वाली बीमारी मलेरिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 3 करते हैं। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? प्रोटोजोआ और जीवाणु और आपका शैवाल है और कवक है। तो बायोडीजल का निर्माण दोस्तों शैवाल से होता है, ठीक है। शैवाल एक सूक्ष्मजीव है जो समुद्र में तालाब में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हरा हरा शैवाल होता है सो, ठीक है, नीला हरा शैवाल वो। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 4 करेंगे कि निम्न में से सबसे बड़ी जो होती है ना कोशिका, वो कौन सी होती है? अमीबा या फिर निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा और माइकोप्लाज्मा और इनमें से कोई नहीं? शुतुरमुर्ग का अंडा का जो कोशिका सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे लंबा होता है। चलिए सबसे बड़ा कहने का मतलब। अगला सवाल हमारा है 5। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव में, कोशिका भित्ति में और इनमें से कोई नहीं? केंद्रक में। तो कोशिका का जो है ना गुणसूत्र केंद्रक में पाया था। कहाँ पाया था? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में पाई जाती है, मतलब द्रव के रूप में होती है? पारा। जस्ता, तांबा और पारा और टीन। पारा। तो पारा जो है सो धातु है और द्रव अवस्था में पाया है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं कि एक्स-रे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टीन, सोना, तांबा और लेड सर। तो सही है, लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड के जादूगोड़ा किस धातु की प्रचुरता के लिए विद्वान है? कोयला, अभ्रक, यूरेनियम और एस्क। अभ्रक, यूरेनियम। जादूगोड़ा जो है ना कौन से धातु की प्रचुरता मतलब में विद्वान है? यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका क्या आ जाएगा? यूरेनियम, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो जादूगोड़ा में, ठीक है, झारखंड का जादूगोड़ा में। अगला सवाल है कि धातुओं का वह गुण जिससे उसे पीटकर, है ना, चादर बनाई जाती है, वो क्या कहलाता है? तन्यता, फिर कुचालता और आघातवर्धीनता और लचीलापन। तो आघातवर्धीनता इसको बोलते हैं, है ना, जिसको पीट करके चादर बना सकते हैं लोहा को, है ना, या फिर धातु को। चलो सवाल लिखते हैं 10 नंबर सवाल क्या है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, पारा, चांदी और सोना। एल्युमिनियम सबसे कम। पारा भी विद्युत का सुचालक है लेकिन क्या है ना, कम है, ठीक है, कम। एल्युमिनियम में, चांदी में और सोना में है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांदी में पाता है। यस सर। चलो अगला सवाल चलते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस तो सुचालक होगा, नल का पानी सुचालक होगा, सिरका और अशुद्ध जल। सिरका मतलब जो होता है ना ये विग्नर,
ना विंगर उसको बोलते हैं, ये भी हमारा सुचालक है, लेकिन यहाँ पे जो है सो आसुत जल जो होता है ना, हाँ डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल है 12वां नंबर कि किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण और विद्युत अपघटन। जस्तीकरण। क्वेश्चन क्या था कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 13। निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? मछली में, मेंढक में, स्टारफिश में और मुर्गी में। तो आंतरिक जनन जो होता है ना, तो इसका आंसर जो है ना मुर्गी होगा। ठीक है, मुर्गी हमारा क्या है, आंतरिक निषेचन के दौरान या फिर आंतरिक जनन करता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो क्या मुकुलन होता है। ठीक है, याद रखना। अमीबा रहता तो क्या होता? अमीबा रहता तो द्विखंडन, विभाजन या द्विखंडन है ना, तो नहीं होगा ऐसा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? दोनों। तो इसमें जो है ना आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, जैसे से हम लोग ऊपर रहते हैं ना, वैसे से वायुमंडल क्या होता है, कम होता है। वायुमंडल की परत जो होती है ना, वायुमंडल की सतह कम होती जाती है। मात्रा क्या होता है? दाब का मात्रा क्या है? तो पास्कल। क्या है? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, पास्कल होता है, याद कर लेना है। अगला सवाल क्या है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल और घर्षण बल। घर्षण बल सर, ये सी। तो घर्षण बल के दौरान ही कोई चीज संपर्क में आता है। ठीक है, अगर हम लोग चल रहे हैं रोड पर तो हमारा पैर का तलवा जो होता है ना, जमीन पर चल रहा है तो पैर का तलवा क्या कर रहा है? जमीन के संपर्क में आ रहा है ना। जूता पहने हुए जूता का सॉल क्या करेगा? संपर्क में आएगा जमीन का, तो घर्षण बल ही लग रहा है, वो भी संपर्कित बल के थ्रू, है ना। कौन सा सीधे समझ लेंगे। अगला सवाल क्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्या अदहनशील है, मतलब जो जलेगा नहीं? पत्थर अदहन है ना। लकड़ी जल जाता है, कोयला जलता है और पेट्रोल जल जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 19। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन नहीं, कार्बन से नहीं जलता है, जल से नहीं जलता है, ऑक्सीजन से कोई चीज जलता है, ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 20 में क्या है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन होता है? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग और मध्य भाग, और ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। मध्य भाग। मध्य भाग सबसे गर्म होता है ना। यस सर। बाहरी भाग, मध्य भाग थोड़ा खाली नहीं रहेगा। देखो मान लो कि ये कैंडल जल रहा है, हाँ। तो इसमें जो है ना ये आग जलता है ना, सबसे ऊपरी भाग, मतलब ऊपर का जो है होता है सतह, वही होता है ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ठीक है, ये सी नहीं होगा, ए होगा, ये सही है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, वो कौन है? XY सर। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में XY। अगला सवाल देखते हैं कि एड्स विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 21 जून और 1 दिसंबर और 1 जून। एड्स कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस जो है ना मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी क्लियर हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 23। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? 22 दिन और 14 दिन और 35 दिन और 28 दिन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल चलते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी, वास्तविक, धुंधला और कोई नहीं। वास्तविक। तो होता है वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक होता है ना। हाँ। 24 का नहीं होगा, समतल दर्पण हो इसमें आभासी बनता है। ठीक है, आभासी। और अगला सवाल क्या है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो क्या है? पेरिस्कोप और क्या है? किलिंडोस्कोप और विक्षेपण और दूरबीन। पेरिस्कोप वो यंत्र है जो आपका है ना दूरी में वह चीज़ को भी मतलब ऐसे दिखाएगा, आपको दिख नहीं रहा है नॉर्मल आँख से, वो आपको इससे दिख जाएगा, है ना। मतलब क्या बोला जा रहा है? वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं होने के बावजूद भी वस्तु को दिखा दे, है ना। अगला देखते हैं कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आइरिस और कार्निया और रेटिना। आइरिस सर, पुतली। इसका आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली क्या करता है? हमारा जो है ना किरणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
अगला देख रहे हैं, अगला सवाल क्या है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली है ना अक्टूबर से दिसंबर तक वे फसल की कटाई है ना जो कहलाती है, मतलब वर्षा ऋतु में बोया जाएगा और अक्टूबर से दिसंबर में कट जाएगा, तो क्या बोलते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, दलहन और तिलहन। खरीफ फसल सर। खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है। बारिश में जो बोते हैं ना खरीफ फसल, यस जैसे सर। धान हो गया, धान मक्का वगैरह, ठीक है। अगला देखते हैं कृषि का उदाहरण। कि स्वपोषी का उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, तिलचट्टा और अमरूद का पौधा। तिलचट्टा सर। नहीं, अमरूद का पौधा। पौधा होता है स्वपोषी, ठीक है। Yes, गाय और बकरी, तिलचट्टा सब एक दूसरे पर निर्भर है। यस सर। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर कि हार्वेस्ट मशीन द्वारा फसल की क्या होती है? जुताई। की भंडारण, की कटाई, की ढुलाई। जुताई। जुताई नहीं होता है, सर कटाई। कटाई होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कटाई, ठीक है। कटाई होगा सर। यस सर। सी हो जाएगा कटाई, ठीक है। हार्वेस्ट मशीन से फसल की कटाई होती है, ठीक है। ठीक है सर। 30 नंबर सवाल है, बड़े शहर में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो उन्हें कोई है देखना, उन्हें कोई देखता ही नहीं है, या फिर बड़े शहरों में विद्युत सज्जा से छिप जाते हैं, या फिर धूल धुएं भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर लाइट वगैरह जला नीचे ना, लेकिन ऊपर में अगर देखेंगे ना तो ऊपर में दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, धूल धुआं है ना, आसमान भर जाता है। धूल धुएं से भरे आसमान के कारण ही वो चांद तारा को दिखता ही नहीं है ना बड़े बड़े शहरों में। चलो सवाल नंबर 30 हो गया, चलते हैं। अब हमारा 31वां सवाल है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून और शुक्र और शनि और इनमें से कोई नहीं। नेपच्यून है ना, ऑप्शन नंबर 1 ए। अगला सवाल है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष, मीटर और किलोमीटर और सेंटीमीटर। प्रकाश वर्ष। नहीं, कैसे सेंटीमीटर नाप दोगे? प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंड मतलब से हमारा है जो ब्रह्मांड में पिंड है ना, जो आसमान के भी आगे बाहर जो ब्रह्मांड में जो तारे हैं, ग्रह हैं जो भी है ना, उनको प्रकाश वर्ष से नापते हैं। किसे नापते हैं? प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर्स को बोलते हैं इंग्लिश में। सर हमको क्यों लगा, क्योंकि ये सबसे अलग था क्वेश्चन। अच्छा, नहीं वो सर नहीं है, इसमें प्रकाश वर्ष से, खगोलीय पिंड को प्रकाश वर्ष से नापेंगे, यानी मापेंगे, है ना। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण और लोटनी घर्षण, और दोनों में से कोई नहीं। यानी कि स्थैतिक घर्षण जो है ना किस घर्षण, यानी कि स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण सबसे कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है ना, कोई चीज़ एक जगह खड़ी रहेगी, रुकी हुई रहेगी, रेंगेगा, लेकिन सर्पी घर्षण में क्या करेगा? वो रेंगेगा, है ना, मतलब रुकेगा। तो वही है, इसके मुकाबले ये क्या होता है? कम होता है। यस। चलो अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर कि तरल यानी कि हवा चाहे जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है? अधिक किया जाता है, कम किया जाता है, और या फिर समाप्त किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमारा तरल हवा और जल में गति करने वाली वस्तु को, मतलब हवा में या फिर पानी में गति करने वाली वस्तु को जो है ना उचित आकार दे करके सर अधिक घर्षण अधिक किया जाता है। यस सर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अधिक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि तरल मतलब समझ रहा है, हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार दे करके, मतलब नाव है, नाव का उचित आकार दे करके क्या किया रहा है? घर्षण जो है ना कम किया जा रहा है, कम किया जाता है ना। अधिक किया जाएगा तो क्या होगा कि वो फिर वैसे पूरा डूब जाएगा, और कम किया था मतलब है ना डूबेगा नहीं, लगेगा डूब रहा है, वो डोलेगा। तो कम किया था इसका मतलब सही हो जाएगा कम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आयताकार, वर्गाकार और नौकाकार और वृत्ताकार। मतलब किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तो नौकाकार वस्तु में जो होता है ना, मतलब नाव वगैरह पे आकर्षण, नाव वगैरह जो वो है ना उसमें घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। अगला सवाल देखते हैं क्या कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? रेशम, नायलॉन और रेयॉन और पॉलिएस्टर। नायलॉन तो नायलॉन, हाँ, यहाँ पे प्रथम रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन होता है, ठीक है। नायलॉन धागा होता है, टायर वगैरह तो साइकिल का टायर, गाड़ी का टायर, उसमें जो धागा होता है वो नायलॉन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास की और ऊन की और नायलॉन की रेशम की? कपास की। नायलॉन की। रेशम सर नहीं, तो रेशम नहीं होगा, क्या होगा? नायलॉन होगा। नायलॉन मतलब वही हम बोले ना कि जैसे कि गाड़ी उड़ी का चक्का का में धागा होता है 100 वाला, और फिर हो गया ये वाला क्या बोलते हैं पैराशूट वगैरह का धागा, बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए सबसे अधिक मजबूत कौन पाता है? नायलॉन। सबसे अधिक मजबूती पाता है नायलॉन में।
अगला सवाल देख रहे हैं क्या है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है, मतलब जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं। मेलामाइन और बेकेलाइट और पॉलीथीन और पॉलीफिनाइल क्लोराइड। आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं ना, वो अपना कपड़ा जो पहनते हैं वो होता है मेलामाइन, इसमें आग नहीं लगता है। ठीक है, उन लोग आग में घुस जाएगा, आग नहीं लगेगा। ठीक है, कपड़ा में मतलब वो नहीं आएगा लपट, है ना आग का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, आयाम पर, तारत्व पर और प्रबलता पर, इनमें से कोई नहीं। आयाम पर, है ना। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी और की आवृत्ति बढ़ानी होगी, कि आयाम बढ़ाना होगा या फिर आयाम घटाना होगा। आवृत्ति तो इसका हो जाएगा आयाम घटाएंगे, यानी कि आपको प्रबलता घटाना है तो आयाम भी घटाना पड़ेगा। प्रबलता बढ़ाना है तो आयाम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। हमारा चलते हैं 41 प्रश्न क्या है कि प्रासर्व ध्वनि के कंपनियों की, है ना, आवृत्ति होती है क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या फिर 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और 50 हर्ट्ज से 20,000 नहीं सर 20। यहाँ बोलता ना कि ये सर्वथा प्रास तो था, यहाँ क्या बोल रहा है, प्रासर्व ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति जो होती है वो होती है 20,000 से ऊपर होती है। यस सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है, 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला और 7 या उससे ऊपर तीव्रता वाला, अधिक तीव्रता वाला। हाँ, क्या होगा, क्वेश्चन पहली बार देखें। यानी कि 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला जो होता है ना वो काफ़ी डेंजर भूकंप होता है। ठीक है, विनाशकारी भूकंप होता है। अगला सवाल देख रहे हैं कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी कौन ने, थेल्स ने और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और न्यूटन ने और विलियम गिलबर्ट ने। थेल्स तो क्या, इसका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है या फिर ऊन के साथ घिसने वाले एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है, या फिर रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। सर सेकंड वाला ये सब जो है ना प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ये सब लोग क्या करता है ना प्रैक्टिकल करता था, समझ में आएगा। ऐसे तो आप लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ जो होती है ना, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है सर, मतलब उसको अट्रैक्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, इसका क्या क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारा विश्व तापन मतलब पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रहा है। यस सर, गर्मी में देखना करना गर्मी हो जाएगा इसी कारण से। अगला सवाल क्या है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल, है ना, विवर्तनिक प्लेट की संख्या कितनी है, 6, 7, 8, 10। 6। तो इसका हो जाएगा ना, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या होती है 6। ठीक है, यस। अगला सवाल है 47 नंबर, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका कारण क्या है, अम्ल वर्षा। जी हाँ, अम्ल वर्षा कारण हो रहा है। ठीक है, मतलब ताजमहल व्हाइट है लेकिन पीला पड़ जा रहा है ना, काला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, तो अम्ल वर्षा कारण। अगला सवाल क्या है कि द्वितीय प्रदूषक कौन सा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल जो होते हैं ना वो द्वितीय प्रदूषक है। यस। सवाल नंबर 48 हो गया। 49 चलते हैं कि कुछ प्रवासियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या है ना, आवासों का विनाश होना और पेड़ लगाना और वनों का संरक्षण और शिकार, यानी कि A1 और हमको 4 सही लग रहा है, यानी कि 1 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। बोला कि बहुत सारा प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो प्रजाति तो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो उसका आवास का विनाश किया जा रहा है लोग, मतलब लोग उसका जंगल को काट दे रहे हैं और शिकार करने लगे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, उन लोग विलुप्त हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विलुप्त। हाँ। हो जाए। सवाल नंबर हमारा 50 है, हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, कोक, गैस, बिटुमेन और पेट्रोल। यानी कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के लिए किया जाता है, तो बिटुमेन। सवाल नंबर 50 का सी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ने करीब 50 क्वेश्चंस कर लिया एकदम जल्दी, है ना। आप लोग बताएंगे कि 50 में से आप लोग कितना आप लोग जानते थे, बाकी कितना गलती हुआ वो अलग चीज़ है। 50 आप लोग कितना लाने का चांस, मतलब आप लोगों को कितना लाने का संभावना है वो कमेंट करेंगे सारे बच्चे लोग। आप लोग टेस्ट भी लगाए होंगे आई थिंक, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी
सभी को थैंक यू।